ओके, बात करते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स की। तो देखिए, नाम से ही समझ आ रहा है, डिस्प्यूट का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट, यानी झगड़ा। किसी तरह का भी झगड़ा हो, डिस्प्यूट हो, मतभेद हो, तो उसे हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहते हैं। अब ये नाम में ही इंडस्ट्रियल है, तो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, जो मैटर जिससे एम्प्लॉयमेंट से, नॉन एम्प्लॉयमेंट से, वर्क प्लेस कंडीशन, सैलरी, इन चीज़ों से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, इनको लेकर अगर कोई मतभेद है, कोई झगड़ा है, तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहलाता है। ठीक है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अकॉर्डिंग कोई भी डिस्प्यूट जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच है, एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच है, या वर्कमैन के खुद के बीच है, यानी जो कर्मचारी हैं उनके खुद के बीच भी अगर कोई डिस्प्यूट है जो एम्प्लॉयमेंट से या फिर लेबर के कंडीशन से जुड़ा है, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहलाता है। सबसे आसान चीज़ है, इसमें क्या ही एक्सप्लेन करना है। इंडस्ट्रियल अनरेस्ट का मतलब समझते हैं। देखिए, कुछ टर्म्स आएंगे और उनसे सवाल बनते हैं, फिर मैं आपका टेस्ट भी लूँगा तो उसमें आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। अनरेस्ट का मतलब क्या होता है? डिससेटिस्फेक्शन, असहमति, टेंशन, डिस्टर्बेंसेज विद इन अ वर्क प्लेस इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज और अमोंग एम्प्लॉइज देमसेल्फ। तो अगर कोई तरह का असहमति है किसी तरह की, अगर कोई टेंशन है या अगर कोई डिस्टर्बेंसेस हैं, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, और ये वर्क प्लेस में देखने को मिल रहा है एम्प्लॉयर्स के बीच या फिर एम्प्लॉयर्स के खुद के बीच और एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज के बीच, तो इंडस्ट्रियल अनरेस्ट कहलाता है। देखिए, कुछ तरीके हैं अनरेस्ट के। स्ट्राइक हो सकता है उनके बीच, प्रोटेस्ट किए जा सकते हैं, स्लो डाउन हो सकता है कि भाई आप जो हम एक दिन में 10 कुर्सियाँ बना रहे थे ना, अब हम 2 ही कुर्सी बनाएंगे। तो ये क्या है? ये एक तरीके का डिसएग्रीमेंट है। जो वर्कर हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है कुछ कंडीशन से, इस वजह से वो अपने वर्कलोड को स्लो डाउन कर दिए, वर्क स्पीड को स्लो डाउन कर दिए। वर्किंग स्ट्रिक्टली एज पर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, वर्क टू रूल इन्होंने बना लिया कि 4 बजे ऑफिस से छुट्टी है तो 4 बजे हम छुट्टी कर देंगे, हमें नहीं पता आपके पास क्या एक्स्ट्रा वर्क है, 10 मिनट भी हम एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे अगर कंडीशन पड़ती है वैसी तो। तो ये सब कुछ कॉमन तरीके हैं। आप सिंपल सी बात समझो, अगर कोई झगड़ा है तो झगड़े को प्रदर्शित करने के कुछ अलग अलग तरीके होते हैं। अगर किसी तरह की नाराजगी, डिसएग्रीमेंट है तो उसके तरीके हैं, कुछ कॉमन फॉर्म्स हैं। कॉजेज़ क्या हैं? तो आप समझ सकते हैं कॉजेज़ क्या होते हैं किसी भी जगह मतभेद के। या तो कम सैलरी हो, लेट से पेमेंट मिल रहा हो, अनसेफ वर्किंग कंडीशन हो, ज़्यादा वर्कलोड दे दिया गया हो, जॉब इनसिक्योरिटी हो, कभी भी जॉब से ले ऑफ कर दिया जा रहा हो, एम्प्लॉयज़ के राइट का वायलेशन हो, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा हो, हरासमेंट हो रहा हो, या फिर ग्रीवेंस अगेंस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जैसे अनफेयर रूल्स, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी वगैरह। प्रभाव क्या है? अब देखो, प्रोडक्शन तो डिसरप्ट हो जाता है, इसमें प्रॉफिट भी कम हो जाती है, फाइनेंशियल लॉसेस हो जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की इमेज ख़राब होती है, और वाइडर इकोनॉमिक सेटबैक देखने को मिलता है, यानी इंडस्ट्री स्लो डाउन कर जाती है, हायर अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। तो ये सब कुछ इम्पैक्ट है। इससे बचा कैसे जाए? तो एक सिंपल सी बात है किसी भी झगड़े को सुलझाने की, वो है बातचीत। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच पे काम करना पड़ेगा। इन्वॉल्वमेंट देखा जाएगा अगर मैनेजमेंट के अंदर, खास तौर से जब वर्कर्स की कंडीशन को सही जेन्युइन तरीके से समझने का प्रयास किया जाएगा, तो इसे बचा जा सकता है। सही तरह का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म होगा, जैसे मेडिएशन, मध्यस्थता, आर्बिट्रेशन होगा। लोगों के बीच जब वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच जब बातचीत होगी सही तरीके से टेबल पर बैठ करके, तो उसके सॉल्यूशंस, उसके पॉसिबल आउटकम्स निकल आएंगे। जो कम्युनिकेशन सिस्टम है क्लियर होना चाहिए, ओपन डोर पॉलिसी होनी चाहिए, चीज़ें साफ स्पष्ट होनी चाहिए और लिखित में होनी चाहिए, ताकि किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। और कन्फ्यूज़न से भी चीज़ें ख़राब होती हैं। अगर क्लैरिटी रहेगी कि हमें इस तरह से काम करना है, हमारे पास ये कंडीशन है, तो वर्कर और बेटर तरीके से अपने काम को समझ पाएंगे और उसे परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है। एक टर्म है इंडस्ट्रियल पीस। पीस का मतलब क्या? शांति, कॉन्फ्लिक्ट फ्री रिलेशनशिप जब है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज़ के बीच, तो उसे इंडस्ट्रियल पीस कहते हैं। ये सब बहुत आसान से टर्म्स है, तो इन्हें हम क्विकली वाइंड अप करेंगे और यहाँ पे प्रैक्टिस हम ज़्यादा करेंगे, है ना, क्योंकि कोई भी टॉपिक अगर आसान है उस पर हम सही तरीके से प्रैक्टिस ना करें तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे इन टॉपिक्स में। देन इंपॉर्टेंस क्या है? तो प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट को इम्प्रूव करेगा। अब देखो, कोई भी जगह पे अगर शांति है तो डेफिनेटली चीज़ें इम्प्रूव होंगी। इससे कैसे अचीव किया जाए? तो इंडस्ट्रियल पीस को अचीव करने के लिए क्या क्या आप कर सकते हो? कम्युनिकेशन सही तरीके से हो, बीच बीच में बातचीत हो वर्कर के बीच, सही एम्प्लॉयमेंट टर्म्स रखा जाए, है ना, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट हो, अपॉर्चुनिटीज़ हो करियर ग्रोथ के लिए, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सही तरीके से हो। तो ये सब चीज़ें, नेगोशिएशन भी कई बार करना पड़ता है, कंसिलिएशन है, आर्बिट्रेशन है, बातें जो मांगी जा रही हैं वर्कर्स के द्वारा उन चीज़ों की फुलफिलमेंट हो।
इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन की बात करते हैं। तो देखिए, द फ्रेमवर्क ऑफ रूल गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर्स दैट रेगुलेट वर्क प्लेस बिहेवियर, उसे हम इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन कहते हैं। तो डिसिप्लिन का मतलब क्या, एक तरह से रूल्स पॉलिसीज प्रोसीजर्स का एक तरीका हो। देर इज़ अ सेट ऑफ रूल्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर जो एम्प्लॉई बिहेवियर को गवर्न करने का काम करती है, कि किस तरह से एम्प्लॉयज़ वर्क प्लेस पे अपने बिहेवियर को रखेंगे। जैसे मान लो कोई जगह है, कोई ऑफिस है, ठीक है, अब वहाँ पे रेगुलर अटेंडेंस लिया जा रहा है, तो इससे एक तरह की पंक्चुअलिटी बन जाती है वर्कर्स के बीच कि हाँ, हमें आना ही है ऑफिस और हमें अटेंडेंस देनी है, सिंपल सी बात है। तो ये डिसिप्लिन है। देन अडियरेंस टू सेफ्टी रूल्स, मतलब ऐसा ना हो कि कहीं आग लग जाए और उससे बुझाने के लिए बेसिक नॉर्म्स ना पता हो। मीटिंग प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड, जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो चीज़ें तो एक एम्प्लॉय के अंदर होनी चाहिए, है ना। कंपनी की एथिक्स होती हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, उन्हें फॉलो करना चाहिए। जैसे अगर कोई आप इसी तरह के डिपार्टमेंट में हैं जहाँ पे बातें गोपनीय रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो फिर ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस बात को गोपनीय रखें। और क्योंकि जो भी एथिक्स हैं और जो भी रूल्स पॉलिसीज़ हैं एक पर्टिकुलर कंपनी के, उसके अडियरेंस में काम करना ही एक बेस्ट वर्कर की निशानी होती है। देन सिग्निफिकेंस क्या था, स्मूथ और इफिशिएंट फंक्शनिंग देखने को मिलती है ऑर्गेनाइजेशन की। जब डिसिप्लिन होता है, इंडस्ट्रियल पीस होता है, तो सही तरीके से चीज़ें काम कर पाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंडस्ट्रियल जूरिस्प्रूडेंस की। अब ये भी बहुत सिंपल है। देखिए, जूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या होता है, लीगल, कोई भी कानूनी रूप से रिलेटेड चीज़ें। तो इंडस्ट्रियल जूरिस्प्रूडेंस क्या है, कानून का वो ब्रांच जो इंडस्ट्रियल रिलेशन के बीच लीगल डायमेंशन को देखने का काम करता है। अब आप लगाइए दिमाग, बहुत ईजिली आप समझ सकते हैं क्या चीज़ें इसमें कवर होंगी, कि किस तरह से रिश्ता होगा एम्प्लॉयर का खुद के बीच, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच किस तरह के रिलेशन होंगे, कॉर्डियल रिलेशन बनाने के लिए किस तरह से लॉज वगैरह होते हैं, या ड्यूटीज़ राइट टर्म्स किस तरह से होंगे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच। कुछ यूनियन लॉ है जो लीगल फ्रेमवर्क जो गवर्न करते हैं ट्रेड यूनियन को और उनकी फंक्शनिंग को। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सेटलमेंट होना चाहिए, बैठ करके बातचीत होनी चाहिए, वर्क प्लेस के सेफ्टी लॉज होने चाहिए, है ना। ये नहीं कि ऐसे वर्किंग कंडीशन में काम करवाया जा रहा है जहाँ पे बहुत ही ख़राब एयर है या बहुत ही जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं, वैसे तरीके से चीज़ें ना हो। और प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड हरासमेंट, यानी वैसे सेफगार्ड हो जो फेयर ट्रीटमेंट वर्क प्लेस में सस्टेन करवा पाएँ। देन एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एंड रेमुनरेशन की बात है, जिसमें इक्विटेबल वेजेस, बोनसेस एंड अदर बेनिफिट्स वगैरह भी शामिल हों। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। और इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट के बीच क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, मतलब क्यों होते हैं कॉन्फ्लिक्ट। तो किसी भी जगह पे क्यों कॉन्फ्लिक्ट होता है वो तो हमने डिस्कस कर ही लिया है अभी सारी चीज़ें। कुछ इकोनॉमिक रीज़न हो सकते हैं, लो पे, डियरनेस, कंपेंसेशन, एडिशनल पे डिमांड हो, ताकि क्योंकि महंगाई भी बढ़ती है और सैलरी अगर उस हिसाब से ना मिले तो डेफिनेटली फिर डियरनेस, कंपेंसेशन वगैरह मिलना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग की बात होती है, बोनस डिस्प्यूट है। कुछ मैनेजेरियल रीज़न भी कई बार होते हैं, जैसे एग्रीमेंट वगैरह ब्रीच कर दिया जाए, या सही तरीके से सुपरवाइजर ट्रीट ना कर रहे हों, बायसनेस कर रहे हो वो वर्कर्स के बीच, कई बार ये भी देखा गया है ना। तो ये कुछ रीज़न हो सकते हैं। अनजस्ट टर्मिनेशन या डिमोशन कर दिया जाए बिना कोई प्रॉपर रीज़न के, और यूनियन मेंबर को टारगेट किया जाए, तो बहुत सारे रीज़न होते हैं ना। पॉलिटिकल रीज़न भी हो सकते हैं, कई बार पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, यूनियन राइवलरी है, एंटी वर्कर लॉज हो सकते हैं, यानी वैसे कानून जो वर्कर्स के हित में ना हो, उनके हित में हो। तो इन सब वजहों से डेफिनेटली इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकते हैं। इफेक्ट क्या है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का स्टेक होल्डर में, तो देखो एम्प्लॉयज़ के लिए क्या है, उनकी इनकम तो रिड्यूस हो जाती है, अनस्टेबल जॉब्स और वर्क प्लेस रिलेशनशिप खराब होते हैं। अगर किसी भी जगह पे झगड़ा हो तो प्रोडक्टिविटी तो घट ही जाएगी, ऊपर से लोगों के मन में जो खटास है उससे तो और कम प्रोडक्टिव काम करने लग जाएंगे। एम्प्लॉयर की भी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, नुकसान तो होगा ही क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम हो गई है, और रेपुटेशन जाएगी सो अलग। और गवर्नमेंट के हिसाब में अगर हम देखें तो पब्लिक ऑर्डर में डिक्लाइन, इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा, है ना। अगर कम प्रोडक्शन होगा तो इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा। कंज्यूमर के हिसाब से देखें तो डेफिनेटली प्राइस बढ़ रहा है, शॉर्टेज हो रही है। अब मान लो कोई फैक्ट्री है जो लेट सपोज कोई बहुत ही ज़रूरी आइटम बनाती है, मान लो कोई मिल्क की फैक्ट्री है और वो मिल्क के पैकेजिंग करना बंद कर दे सिर्फ 2 दिन के लिए। आप सोच करके इमेजिन करके देखो कि क्या सिचुएशन क्रिएट होगी। और वो बहुत बड़ी फैक्ट्री है मान लो, तो अचानक से जो ये सप्लाई है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो ये सब दिक्कतें आती हैं। और अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के फॉर्म्स के। तो देखो स्ट्राइक के क्या क्या तरीके होते हैं। एक तो प्राइमरी स्ट्राइक होता है। प्राइमरी स्ट्राइक में क्या होता है, बॉयकॉट यानी रिफ्यूज़ल टू हैंडल सर्टेन गुड्स सर्विसेज और कोऑपरेट विद स्पेसिफिक बिजनेस एक्टिविटी, यानी बॉयकॉट कर दिया गया।
विरोध कर दिया गया एक तरीके से। तो ये तो प्राइमरी स्ट्राइक है जो एम्प्लॉयर्स के अगेंस्ट है डायरेक्टली, है ना। पेन डाउन स्ट्राइक होता है, टोकन स्ट्राइक होता है, लाइटनिंग स्ट्राइक होता है, ये सब टर्म्स है जिनका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, स्टे अवे स्ट्राइक, तो स्टे अवे स्ट्राइक का मतलब क्या है कि ड्यूटी अटेंड करने की बजाय वो किसी बाहर जगह पे, वर्क प्लेस के, मान लो ये एक्स ऑफिस है, यहाँ पे ड्यूटी करना है, बट इसकी बजाय ये वाई जगह पे चले गए और यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, जिसे स्टे अवे स्ट्राइक कहते हैं। पेन डाउन स्ट्राइक है तो रिपोर्टिंग टू वर्क बट नॉट परफॉर्मिंग असाइंड टास्क, ऑफिस भी आया, अटेंडेंस भी बनाया, बट जो काम दिया गया वो काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मतभेद है। देन टोकन स्ट्राइक होता है, वर्क स्टॉपेज फॉर अ फिक्स्ड शॉर्ट ड्यूरेशन टू रजिस्टर प्रोटेस्ट, मतलब सुबह 2 घंटे काम करेंगे, शाम में 2 घंटे, बीच में जो 4 घंटे यहाँ जाकर प्रोटेस्ट करेंगे, प्रोटेस्ट करके बताएंगे कि किस तरह से हमारे साथ अन्याय हो रहा है। देन गो स्लो, यानी जानबूझ करके जो वर्क पेस है उसे कम कर देंगे। आप 8 घंटे का काम दोगे उन्हें तो वो 20 घंटे में करेंगे। वर्क टू रूल, फॉलोइंग जॉब डिस्क्रिप्शन स्ट्रिक्टली, रिफ्यूजिंग एक्स्ट्रा वर्क, ओवर टाइम और फ्लेक्सिबल ड्यूटीज़। ठीक है, अगर आप हमारी मांगे नहीं मान रहे हो तो वर्क टू रूल, जितना काम आप दोगे उतना करेंगे, फिर 1% भी एक्स्ट्रा काम नहीं होने वाला, ना ही 1 मिनट भी एक्स्ट्रा हम रुकेंगे इस पर्टिकुलर ऑफिस में। हंगर स्ट्राइक है, फास्टिंग इनडेफिनेटली, मतलब इसमें क्या है ना कि जब बहुत ही सीवियर कंडीशन बन जाती है, कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो फिर एक अनिश्चित काल के लिए फास्टिंग स्टार्ट कर दी जाती है। सेकेंडरी स्ट्राइक का मतलब क्या है? सॉलिडेरिटी एक्शन इन सपोर्ट ऑफ डिस्प्यूट्स अफेक्टिंग रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन। बहुत आसान है। देखिए, जब वर्कर्स काम करना बंद कर देते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उनका एम्प्लॉयर्स के साथ डिस्प्यूट है, बल्कि इसलिए वो दूसरे किसी और कंपनी या ऑर्गेनाइजेशंस के वर्कर को सपोर्ट करना चाहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, मान लो आपका दोस्त है और उनके वर्क प्लेस में स्ट्राइक चल रहा है क्योंकि उनका बॉस वेजेस नहीं दे रहा है, तो आप और आपके दोस्त डिसाइड करते हो कि अगर तू नहीं काम करेगा भाई तो मैं भी नहीं काम करूंगा, ताकि आप उन्हें सपोर्ट दिखा सको। तो आपका स्ट्राइक नहीं है ये, बट आपके हित के लिए है, इसलिए आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको भी पता है अगर उनके साथ अन्याय हो रहा है कल को हमारे साथ भी हो सकता है। सो दिस इज सेकेंडरी स्ट्राइक। आई होप यू गॉट द पॉइंट। देन मास स्ट्राइक, जानती हो आप, नाम से समझ आ रहा है, जनरल स्ट्राइक और पॉलिटिकल स्ट्राइक 2 तरीके से हो सकते हैं। बहुत बड़े लेवल पे होगा, नेशन वाइड वर्क स्टॉपेज फॉर कलेक्टिव डिमांड्स, प्रोटेस्ट टारगेटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज और लॉ, तो वो पॉलिटिकल स्ट्राइक होगा। एक टर्म और है लॉकआउट। लॉकआउट समझ लो। लॉकआउट क्या है? देखिए, एक तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, ये आप पढ़ लीजिए पहले। एम्प्लॉयर इनिशिएटेड क्लोजर ऑफ वर्क प्लेस टू प्रेशर वर्कर इनटू एक्सेप्टिंग टर्म्स। इसका मतलब ये है कि जब एम्प्लॉयर वर्क प्लेस पर ताला लगा देते हैं, उन्हें बंद कर देते हैं, ताकि एम्प्लॉयज़ को काम करने से रोक दिया जाए और उन पर एक तरह का प्रेशर बने कि हम पे सर्टेन कंडीशन, सर्टेन टर्म्स आप मान लो कि अगर वर्कर हायर पे मांग रहे हैं और बॉस फैक्ट्री गेट को क्लोज कर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक आप मेरे कंडीशन पर एग्री नहीं करोगे तब तक आपको काम करने नहीं दिया जाएगा। जब काम नहीं करने दिया जाएगा तो सैलरी नहीं मिलेगी, तो बन गया ना प्रेशर। तो ये लॉकआउट है। ठीक है, नाम से याद रखो, लॉक का मतलब ताला। आई होप आपको सारे टर्म समझ आ रहे हैं। बहुत आसान सी चीज़ें हैं, अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लैरिटी मिलती जाएगी। देन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इसमें देखो, एक तो वर्क कमेटी है। वर्क कमेटी का कॉम्पोजिशन कैसा रहता? तो मैनेजमेंट और वर्कर दोनों के रिप्रेजेंटेटिव है। क्यों होंगे आप समझ गए होंगे, ताकि किसी तरह का डिस्प्यूट आगे ना हो, दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझें, इसलिए तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में ये देखने को मिल रहा है। रोल क्या है भाई? डेली वर्क प्लेस ग्रीवांसेस को टैकल करना, इंप्रूव करना इंडस्ट्रियल रिलेशन को, और 100+ एम्प्लॉयज़ है उसमें ये एप्लीकेबल होगा कि वर्क कमेटी आपको बनानी है जिसमें आप वर्कर्स के कंडीशन को बेहतर तरीके से समझ पाओ। देन कॉन्सिलिएशन, तो कॉन्सिलिएशन का मतलब क्या है? वही शांति, मध्यस्थता, यही सब चीज़ें हैं जो इनसे जुड़ी हुई हैं। और इसी में हम देखते हैं कि कॉन्सिलिएशन ऑफिसर होते हैं जो गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं। अब क्यों करते हैं आप समझ रहे हो, इसका रीज़न साफ तौर से, ताकि डिस्प्यूट वगैरह कुछ हो तो उसे देखा जा सके और सही समय पर समझा जा सके। देन बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, जो गवर्नमेंट बॉडी है जिसमें ऑफिसर लीड करते हैं, और कंसिलिएशन अगर फेल हो जाता है तो बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन एक सेटलमेंट रिपोर्ट बनाती है और उसके बेस पर चीज़ें आगे डिसाइड होती हैं।
देन एजुकेशन है, तो यही है जुडिशियल सेटलमेंट। एजुकेशन का मतलब ही होता है न्यायिक मध्यस्थता। देन 3 टियर एजुकेशन है, जिसमें लेबर कोर्ट होंगे, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल होंगे, नेशनल ट्राइब्यूनल होंगे। अगर कोई मामला बहुत बढ़ गया है तो वेजेस, एलोवेंसेज, वर्क आवर कैसा होगा, रिटेंचमेंट कैसे होंगे, क्लोजर कैसा होगा, इन सब चीज़ों पर डिस्कशन के लिए इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल है। देन अगर कोई राष्ट्रीय मुद्दा है, नेशनल इंपॉर्टेंस की कोई बात है, तो उन चीज़ों को देखने के लिए, उन डिस्प्यूट्स को देखने के लिए नेशनल ट्राइब्यूनल है। तो ये चीज़ें हैं। देन सिग्निफिकेंस क्या है, क्या महत्व है इन चीज़ों का, मैं तो बताने की नीड नहीं है, आप भी जानते हो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सही तरीके से होगा, स्ट्राइक लॉकआउट को रेगुलेट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि कंपनी की मनमानी चल रही है, जब वर्कर्स वेज को बढ़ाने के लिए कह रहे हैं ये तब ताला लगा दे रहे हैं, तो ये तो बहुत अन्याय है ना। इस पर कुछ विचार होने चाहिए। अगर महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई भत्ता मिलना चाहिए, डियरनेस अलाउंस मिलने चाहिए। वर्कर सेफगार्ड, हेल्दी इंश्योरेंस, इंडस्ट्रियल रिलेशन यानी कोऑपरेशन को बढ़ाना है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट को बढ़ाना है, और वर्कर और एम्प्लॉय के बीच कोर्डियल रिलेशन होने चाहिए जिससे इंडस्ट्रियल रिलेशन हेल्दी बना रहे। देन वर्क फोर्स स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, तो जॉब सिक्योरिटी को प्रमोट करना, सही वर्किंग कंडीशन अप्लाई करना, स्टेबल और प्रोडक्टिव वर्कफोर्स की बात करना, यही सब चीज़ें इनमें शामिल है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ और इसमें काम की बात। देखिए, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको मैं खुद ही टेबल बना करके आपको समझा रहा हूँ, और इसके बाद क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो आपको यही समझ के चलना है कि इनसे बाहर चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। तो सेटलमेंट मैकेनिज्म हम देख रहे हैं कि कितने टाइप के सेटलमेंट हो सकते हैं। तो देखिए, एक तो होता है कंसिलिएशन। कंसिलिएशन जिसकी बात हमने स्टार्टिंग में करी, तो कंसिलिएशन कैसा है, नॉन बाइंडिंग है। नॉन बाइंडिंग है, ठीक है, बाइंडिंग नहीं है ये, इसमें बस सलाह दी जा रही है। और वैसे डिस्प्यूट जिनमें मेडिएशन की ज़रूरत है, मध्यस्थता की ज़रूरत है, उनके लिए कंसिलिएशन होगा ताकि बैठ के बातचीत की जा सके। देन इसके बाद आता है अगला स्टेप, वॉलुंटरी एडजुडिकेशन। इसमें क्या है, म्यूचुअल एग्रीमेंट है, दोनों साथ मिलकर सहमत हो जा रहे हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट है, ठीक है, और दोनों पार्टी की कंसेंट लगेगी, तो उसमें बोथ पार्टीज कंसेंट लगते हैं। देन इसके बाद होता है कंपलसरी एजुकेशन। अब कंपलसरी है तो नाम से ही समझ आ रहा है कि ये अनिवार्य है, ठीक है, कंपलसरी एजुडिकेशन। इसमें मैंडेटरी रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा, मैंडेटरी रेजोल्यूशन, और ये गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किया जाएगा। अगर कोई डिस्प्यूट अनरिजॉल्व है, सॉल्व नहीं हो पाया है, तो उसके लिए कंपलसरी एडजुडिकेशन होगा, जिसमें वैसे डिस्प्यूट जो सॉल्व नहीं किए जा सके हैं उनके लिए मैंडेटरी रेजोल्यूशन इम्पोज किया जाएगा बाय गवर्नमेंट, ताकि दोनों पार्टी सही तरीके से सेटलमेंट कर ले। तो ये बातें हैं, आई होप आपको समझ आ रहा है। देखिए, स्ट्राइक और लॉकआउट के बीच भी थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए, लॉकआउट में क्या हो रहा है, लॉकआउट में एम्प्लॉयर अपना दबदबा दिखा रहे हैं। एम्प्लॉयर कह रहे हैं कि ठीक है, अब से काम बंद, ऑफिस क्लोज, जाओ आप। बट स्ट्राइक में क्या हो रहा है, वर्कर्स बता रहे हैं कि आपको चीज़ें बदलनी ही पड़ेंगी, ठीक है, नहीं तो हम धरने पे बैठेंगे। ये क्या है, टेम्प्रोरी क्लोजर है वर्क प्लेस का, है ना, टेम्प्रोरी क्लोजर है वर्क प्लेस का। और यहाँ क्या है, वर्क को रोक दिया जा रहा है ना, वर्क स्टॉपेज बाय एम्प्लॉइज। तो ये डिफरेंस है।